यस सर। देखो जी, आज के क्लास में जो हम लोग अभी इसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो हम लोग लास्ट एक टॉपिक खत्म किए थे कि अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहता है तो ऐसे केस में आप किस तरीके से उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से आपका एक डिवीजन फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कोई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए AA प्लस BB एरो CC प्लस DD, आप जब इस केस में गुस्सा मत कभी मत सर डेल एच ऑफ रिएक्शन, अच्छा गुस्सा सब तो आता ही होगा। Del H of formation of product minus del H of formation of reactant, del H of formation of, अच्छा कल के लिए एक और चीज है, आप चाहे तो घर से बुक भी ला सकते, बुक ला सकते हैं, मेरा जो कॉपी पड़ा हो वो भी ला सकते, ठीक है। लालू यादव का बहुत अच्छा एक कहना है कि बच्चा लोग का एक एग्जाम होना चाहिए जिसमें वो लोग को चोरी करने का फुल ऑथेंटिसिटी दे देना चाहिए, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास वो वाला अकल है तो जिंदगी में उससे आगे बढ़ेगा, तो कल उसी का आपका टेस्ट है, ठीक। कॉपी लाना है, प्रदीप कॉम्प्रिहेंसिव XYZ PQRX, जितना बुक है सब उठा के ले आना, रिक्शा भर ले आना, एक चीज पर खुली उठा के, ठीक है। मोबाइल ले आना है, 3-4 मोबाइल लाना है, एगो में गूगल रखना है, एगो में व्हाट्सएप तैयार रखना है, और एगो में ट्विटर और डाउटनेट ये सब होता है, सब एकदम तैयार है, स्टैंड बाय। क्वेश्चन क्लिक करना है, ऐसा भेज देना है, तुरंत आंसर है उसको बबल, ठीक है। चोरी करने का पूरा प्रोसेस, स्टेप 1 रीड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप क्लिक क्वेश्चन, थर्ड स्टेप सेंड क्वेश्चन, फोर्थ स्टेप ऑब्टेन आंसर, फिफ्थ स्टेप जस्ट ड्रॉप, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट? डेल एच ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखो, आगे हाँ बोलो, हाँ बुला फिर यहाँ देखो, इसमें आप लोग स्टैंडर्ड स्टेट में अगर बात करें, स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट में आप पढ़े हैं del H naught ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ del H naught फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ del H naught फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको यूज करना है। अच्छा, इसको जब आप यूज करते हैं तो एक चीज आपको बताया गया था कि जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में हो या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में हो, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेना है? 0, ठीक है। एलिमेंट in free state standard state have enthalpy of formation equals to 0। चलो यहां तक हम लोग कर रखे थे। अब देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखे ना, जैसे आपके पास भी कोई एक क्वेश्चन है, देखिए जरा, हाँ, तो ये एक्चुअली है ना, इसमें आगे एक रूल है हेसेस लॉ, उससे बनेगा, ठीक है। अभी हम बता देंगे, थोड़ी देर में हम वहां पहुंच भी जाएंगे। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो ना, आपको इसके थ्रू जाना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है कि देखो जी, कंबशन ऑफ C2H5OH, ठीक है, gives combustion of C2H5OH, CO2 and H2O। देखिए, हमको एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद है इसका, तो हम XYZ लेके आपको कुछ समझा है, ठीक है।
कंबशन ऑफ C2H5OH, इसका कंबशन करेंगे, फिर कार्बन का कंबशन करना है, CO2 नहीं, कार्बन का कंबशन करना है, और फिर हाइड्रोजन का कंबशन करना है। हाइड्रोजन का कंबशन गिव्स क्या देता है भाई? गिव्स -x किलो जूल पर मोल, या -x किलो जूल रख लो, -x किलो जूल पर मोल, कॉमा -y किलो जूल पर मोल, एंड -z किलो जूल पर मोल। ये तुमसे बोल दिया, ठीक है, तुमसे बोला गया। फिर देन फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। तुमसे बोला गया कि देखो भाई, 3 कंबशन डाटा आपको दे दिया है, इथाइल अल्कोहल का कंबशन डाटा आपका भी क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है, कार्बन का कंबशन और हाइड्रोजन का कंबशन, सबका डाटा जैसे हम XYZ लिखे हैं, बुक क्या करेगा, किसी में है ना 90 लेगा, किसी में 60 लेगा, जो उसका डाटा रहेगा वो लेगा। आपको इसके बेसिस पे ये बताना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल। आप देखो, आप अगर कंबशन रिएक्शन लिखते हैं इथाइल अल्कोहल का C2H5OH प्लस O2, क्या आपका बनने वाला है CO2 और साथ में H2O? बोलो सही है ना? थोड़ा इसको बैलेंस करो, कार्बन 2 डालो यहाँ पर, हाइड्रोजन 5 और 1 6, यहाँ 3 डालो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 लगेगा, सही है। ये कंबशन रिएक्शन, क्या आप बोल सकते हो कि इस कंबशन रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन वो -x है, ये कंबशन रिएक्शन है ना, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है? -x है, यहाँ क्वेश्चन पैटर्न। तो इस रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हम ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, और हम तो लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या तुम इनके तैयार हो? कौन जीरो होगा? सर O2 वाला जीरो होगा, O2 वाला जीरो होगा, तो ये वाला जीरो हो गया। अब देखो, क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, लिखते हैं -x इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। करेक्ट है? इसको इक्वेशन 1 दीजिए। अब सोचिए, आपको क्वेश्चन के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है। कहीं से अगर ये दोनों मिल जाए तो काम बन जाए, और इन दोनों को मिलने का जरिया ये अगला जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोला, कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो जी, सेकंड चीज, पर कार्बन का कंबशन रिएक्शन CO2 बनेगा, क्या इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -y है? अच्छा, हम शॉर्टकट में लिखते थोड़ा जगह का, देखो तो -y इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -0 होगा। बोलो जी, बोलो, सब कुछ समझ में आ रहा? उधर समझा? ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो ये दोनों एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में 0 तो तुम देख रहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मिल गया, यहां वाला मिल गया। अब इसी चीज को हाइड्रोजन पे लगाओ, तो हम लोग को H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -z है। अच्छा, एक लाइन में लिख दें, -z इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, फिर से -0 बोलो, ठीक लिखे? ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोलो, तुमको पानी का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गया। पानी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहां लिख दिए, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें पुट कर दिए, इधर -x लिखा हुआ है, तो सॉल्व करके ये निकलेगा। ये तरीका है जो आप लास्ट में पढ़ते,
ठीक है, आपके पास भी दो रिएक्शन है, सल्फर का एक और दूसरा, सही है। तो दोनों रिएक्शन में यही करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एलिमेंट्री स्टेट है उसका 0 0 होगा, राइट हैंड साइड में जो बचा उसको सॉल्व करें। ठीक है, नोट करो यहां तक। आंसर बताना इसका कितना होगा, जल्दी करो, बहुत सारा चीज है डिस्कस करने के लिए। देखिए बॉन्ड एनर्जी, कोई भी जब आप मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है उसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। जैसे मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच चारों बॉन्ड को तोड़ने में एक जैसा एनर्जी खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर पिछला बॉन्ड तोड़ने का जो सराउंडिंग है वो बदल जाता है। पहला जब आप बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तोड़ रहे हैं तो न्यूट्रल, सही है, लेकिन जब अगला बॉन्ड तोड़िएगा तो उस पर कोई ना कोई चार्ज अपीयर, सही है। फिर जब आप अगला बॉन्ड तोड़िएगा तो दो बॉन्ड टूटने से जो उसके अंदर एनर्जी क्रिएट हुआ है वो भी उसके अंदर है। तो हर बॉन्ड एक जैसा नहीं है, लेकिन जब आप चारों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी, मान लो फर्स्ट केस में 400, सेकेंड केस में सपोज 410, अगले केस में 420, नेक्स्ट केस में 430 यूज होता है। तो इन चारों का जो आप एवरेज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, that energy which is required, that average energy which is required to break one mole of similar kind of bond is called bond energy। उसको हम लोग bond energy कहते हैं। इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। बॉन्ड तोड़ने में आप एनर्जी देते हैं, लेकिन बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, समझा। तो अगर तुम तोड़ने वाला वर्ड लगाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन वर्ड लगाएगा, तो याद रखना दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे देन दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, नीचे लिखो एक स्टेटमेंट इसका, बॉन्ड एनर्जी लिखना, दैट एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, that average energy required to break one mole of similar kind of bonds, to break one mole of similar kind of bonds is known as bond energy, is known as bond energy। one mole of similar kind of bond is known as bond energy। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, for breaking of bond energy is required, for breaking of bond energy is required, but during formation of bond energy is released, but during formation of bond energy is released। ठीक है, अब इसी बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट में फिर से हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। हम लोग फिर से है ना एंथैल्पी का कैलकुलेशन कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। पिछले बार हम लोग एंथैल्पी का कैलकुलेशन किए थे रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी हम लोग किसका सहारा ले रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी का। हमेशा ध्यान रखना फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन, मान लीजिए हम लोग के पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसा है ये रिएक्शन, AA प्लस BB एरो CC प्लस DB, AA प्लस BB एरो CC प्लस DB। ऐसे केस में रिमेंबर दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, इस बार याद रखना रिएक्टेंट पहले होता है
पिछले केस में कौन पहले था? प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसको यूज रिएक्टेंट में सारे बॉन्ड्स को एक्सपेंड करके, यहाँ थोड़ा केमिकल बॉन्ड लिखा है, आपको कोई मॉलिक्यूल लिखा है N2, लेकिन तुमको N2 से काम नहीं बनेगा, आपको दिखाना पड़ेगा 2 नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड, समझे? तो यहाँ थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का भी आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं ना, चलिए हम एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग है ना, एक एग्जांपल है आपके लिए, फॉर कंबशन ऑफ सपोज हम लोग के पास है CH3OH, इथाइल अल्कोहल का कंबशन। आपको पहले इन सब नाम से रिएक्शन लिखने आना चाहिए। हम इसीलिए उसी तरीके से क्वेश्चन ही दे रहे हैं, एग्जांपल भी वैसे दे रहे हैं जैसे आपको बुक्स में मिलता है। पहले आपको इसके बेसिस पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो फॉर कंबशन ऑफ CH3OH, तो क्या तुम लिखोगे CH3OH प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, बोलो सही है? फिर इसको थोड़ा बैलेंस कर लो भाई, कार्बन एक जो है बैलेंस है, चलो हाइड्रोजन हमारे 3 और 1 4 है, या 2 लगा दिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना लगेगा? उधर 4 है, इधर कितना है? 1 यहाँ है, तो यार 3/2 कर दें, सही है? अब सुनो समझ, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे लिखना रहता तो हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, वर्ड सुनिएगा ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस 1 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH माइनस 0। सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा तो हमको इससे आगे खुद इसको एक्सपेंड करके बॉन्ड्स देखना पड़ेगा। अब आप CH3OH को बनाइए, केमिकल बॉन्डिंग एकदम पूरा खुला होना चाहिए, हर चीज इसका, हर बॉन्ड इसका दिखना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे 3/2 दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड ना, फिर यहाँ CO2 कैसे बनता है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर 2 पानी के लिए HOH, यही ना? ध्यान रखते हैं, इंटरवल की तरह सुनिए। अगर आप ये नहीं लिख पाइएगा, ये टॉपिक आप यूज नहीं कर पाइए। हर रिएक्शन में आपको खुद से ये नीचे वाला एक्सपेंडेड फॉर्म बॉन्डिंग के टर्म में लिखना, ठीक है? अब आप इसको कैसे लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देखो ध्यान से समझो। चलो जो जो पूछ रहे हैं बताओ पहले, बाद में हम लिखेंगे, मेरे लिख देने से सब चीज में मजा खत्म हो जाता है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड कितना है? रिएक्टेंट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना है? 3 है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 1 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 1 है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड 3/2। आप तो एक ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन 3/2 से मल्टीप्लाई है, समझ रहे? ठीक। राइट हैंड साइड में आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कितना है? 2 है, 1 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड कितना है? 4 है, 1 2 गुने 2 4 है। इसी को बस मान लिखना। तो आप जब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में इसको लिखिएगा तो आप लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, एक बार फिर से थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं। बॉन्ड एनर्जी किसका लेना है भाई? रिएक्टेंट्स का लेना है, और उसमें से समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका कर देना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को माइनस करना है, रिएक्टेंट को पहले लिखना है। तो लिखना है 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 1 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड O प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। यहां तक समझा? ये सब रिएक्टेंट लिखा हुआ, किसी को दिक्कत बोलो? क्लियर? माइनस प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड O माइनस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H और O। बोलो ठीक है? अब डाटा जो रहेगा उसको पुट कीजिए, जो पूछा है वो निकालिए, या जैसे दिया वैसे आप सॉल्व कीजिए, लेकिन तरीका है।
समझ में आ रहा? ठीक है, कोई डाउट? कंफर्म है सब कुछ? अब कोई कोई इसमें ये भी परेशान हो जाता है कि सर एक ORH का बॉन्ड रिएक्टेंट में है, एक ORH का बॉन्ड प्रोडक्ट में, क्या दोनों का एनर्जी सेम है? हाँ, जो डाटा दिया उसको लेना, इसलिए तो बोले एवरेज एनर्जी। ORH यहां तोड़ना और ORH यहां तोड़ना एक जैसा बात तो नहीं होगा ना, बात समझ रहे? तो आपको इसका एवरेज दिया जाएगा, ठीक है, एवरेज दिया जाएगा, तो एवरेज को यूज कीजिए, इसको नोट करना है और आपको इसके लिए खुद से लिख के हमको बताना है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन जानते हो? बोलो। N2 प्लस बैलेंस नहीं करते, H2 एरो NH3, ठीक है। चलिए लिख के बताइएगा हमको क्या आता है। चलिए लग जाइए फटाफट। बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N एक है, N और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड कितना है? एक है। आप लोग गलती से 3 ले रहे हो, वो तो 3 बॉन्ड है लेकिन है एक, समझ गए? प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH माइनस कितना? 6। NH का कितना बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है, 6, 3 बाहर, 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ N बॉन्ड H, इसको यूज सही सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। तो ऐसी चीजें अगर बनती है, ध्यान रखना है, चीजों को इस तरीके से लेके चलना है। हो गया होगा? इधर नोट हो गया ना सबका? नेक्स्ट हम लोगों के पास थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला 2 लॉ, एक है हेसेस लॉ, एक है लैप्लासिस लॉ। हेसेस लॉ क्या बोलता है? HESS एप्रोस्ट्रोफियस। हेसेस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही आता है। मतलब क्या है? A से B बना, सिंगल स्टेप में बन गया, एक बार सीधे A से B बन गया और उसमें एनर्जी रिलीज हुआ 10। तो अगर A पहले अपने आप को C में बदले, C अपने आप को D में बदले और वापस से D B में आ जाए, तो हुआ तो 3 स्टेप के बाद B ही बना। तो तीनों स्टेप में जो एंथैल्पी रिलीज होगा ना, उसको अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो वो वही आएगा जो A सीधा चेंजेस टू B आएगा, मतलब 10। Any enthalpy which takes place in one step or in number of steps is always remain same, ठीक है? सुनना देना, कोई भी अगर थर्मोकेमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप से हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप से हो रहा है, उसका ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही होता है। इसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, ठीक है? हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, लिखो नीचे टॉपिक हेसेस लॉ। आपको लैप्लासिस नहीं पढ़ना है, कोई हेसेस लॉ में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when any thermochemical reaction takes place in one state,
or takes place in number of steps. Thermochemical reaction takes place in one step or takes place in number of steps. In both cases takes place in number of steps, comma, in both cases overall enthalpy change remains same. Overall enthalpy change remains same. जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, दैट विल बी मोर क्लियर. मान लो A अपने आप को B में बदला और इसका एंथैल्पी चेंज x है. दूसरे प्रोसेस में A अपने आप को C में बदला, इसका एंथैल्पी चेंज y1 है. फिर C अपने आप को D में बदला, इसका एंथैल्पी चेंज y2 है. और फिर D अपने आप को B में बदला, इसका एंथैल्पी चेंज y3 है. तो तुम जरा गौर करो, क्या इन तीनों रिएक्शन को जब आप जोड़िएगा तो यही मिलेगा. जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो C से C कटा, D से D कटा, E चेंजेस टू B ही आएगा ना. तो इधर भी जो टोटल एंथैल्पी होगा ना, वो तीनों का सम हो जाएगा, y1 + y2 + y3. आप ये कह सकते हो कि x will be equals to y1 + y2 + y3. अब इसमें कोई एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है तो माइनस है, कोई एंडोथर्मिक है तो प्लस है. इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस तरीके से यूज करना है. बात समझ में आया? ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम हेसेस लॉ. अब इस हेसेस लॉ से आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक लॉ और भी जानना चाहिए. उसको हम लोग कहते हैं लैप्लासिस लॉ. लैप्लासिस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक्चुअली एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह काम करता है. सर इसका मतलब तुम बताना, सुनना. 2x + y = 6 है. 2x + y = 6 है. तो अगर हम 4x + 2y करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा. मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए तो राइट में भी करो. उसी तरह अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी से डिवाइड करोगे तो राइट में भी करो. अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो जो हमारे del h का साइन है उसमें एक माइनस साइन डालो. तो ये सब लैप्लासिस लॉ. ठीक है, लैप्लासिस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लिया गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक्चुअली एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह सर्व करता है. तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम लोग किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंथैल्पी में भी उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग एंथैल्पी में भी उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. अगर हम लोग रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं तो एंथैल्पी का साइन बदल देंगे. जैसे अगर लेफ्ट से राइट जाने वाला रिएक्शन, सपोज A से B रिएक्शन ये +x है, तो अगर हम B से A लिखेंगे तो -x लिखेंगे. ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं टू फाइंड द मोल्स. ठीक है, दैट इज लैप्लासिस लॉ. आप दूसरा लॉ भी वहीं लिख लो, फिर दोनों एक साथ मत करो. ठीक, लैप्लासिस LAPLACE apostrophe S, लैप्लासिस लॉ. लैप्लासिस लॉ डैश देके लिखो. According to this law, any thermochemical reaction can be treated like mathematical equation. जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो A चेंज किया B में और इस केस का जो एंथैल्पी है वो x है.
तो अगर हम दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करें तो एंथैल्पी में भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला बात। अगर हम लोग n से डिवाइड करें, अगर हम लोग n से डिवाइड करें तो एंथैल्पी में भी समझ जाना कि n से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करें b चेंजेस टू a तो एंथैल्पी में एक माइनस साइन लगता है। पहले अगर पॉजिटिव था तो अब माइनस है, अगर पहले नेगेटिव था तो अब प्लस। तो ये चीज ऐसी, ठीक है, नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH का दिया गया, बनाने के लिए एक मेथड हम लोग पहले सीख चुके हैं, अभी दूसरा हम लोग हेसेस लॉ और लैप्लेसिस लॉ को यूज करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन लिखिए। सॉरी ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन लिखिए। तो फॉर्मेशन के लिए आपको बोला गया था स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट लेना पड़ता है और एक मोल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, यही है ना फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है, यही है फॉर्मेशन। थोड़ा बैलेंस करो, कार्बन एक है सही है, हाइड्रोजन वहां 4 है तो यहां 2 लगेगा, ऑक्सीजन हाफ लगेगा। अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग एंथैल्पी निकाल दें तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा हमारे मिथाइल अल्कोहल का? हाँ बिल्कुल होगा। पहले तो आपको फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको बोला गया था कि कोई भी रिएक्शन ऐसा जिसमें 1 मोल प्रोडक्ट बने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो पहले उसका स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट चुनिए, ये बनाइए, अब जो रिएक्शन लिखिएगा वही हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। किसका? मिथाइल अल्कोहल। अब आप अपना दिमाग दौड़ाएं, कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन अडॉप्ट करें कि ये तीनों को एडजस्ट करके नेट ये आ जाए, नेट ये आ जाए। दिमाग दौड़ाओ। कार्बन एक चाहिए, रहने दिया। हाइड्रोजन 2 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते चलना। हम जो प्लान बना रहे हैं पहले उस प्लान पे काम करते। 2 नंबर ये रहा मेरा 1 नंबर रिएक्शन, ये रहा मेरा 2 नंबर रिएक्शन और ये रहा मेरा 3 नंबर रिएक्शन। 2 नंबर रिएक्शन लेंगे, उसमें हम लोग 3 नंबर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लेंगे। बोलो ठीक जा रहा है? समझ रहा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमको यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए था। यही तुमको सोचना होगा, प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमको 2 हाइड्रोजन, अभी हम भी जा रहे हैं, हमको पता नहीं हम सही होंगे कि नहीं। हाँ आगे हमको चेंज करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन चाहिए तो हमको लगा सबसे इजी दिख रहा है कि हाँ यहीं पे एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 खाली यहाँ तो नहीं करना होगा, सब में करना होगा, तो इसलिए हम बोले 3 नंबर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमको ये मिथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट साइड में चाहिए कि प्रोडक्ट, लेकिन 1 नंबर में वो रिएक्टेंट साइड में दिया है तो उसको उल्टा करें। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस करेंगे, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें से तीसरा रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं, माइनस तीसरा मतलब पहला वाला, नहीं तो एक बार आप उसको उल्टा करके लिख लीजिए, दिस इज आल्सो गुड, ठीक है। अब चलो जरा ये काम करके देखते हैं कि मेरा नेट जो हमको 4 नंबर का रिएक्शन चाहिए था वो आया कि नहीं। पहले हम चेक करते, तो 2 नंबर का रिएक्शन इसको लिख दिया जाए। कार्बन शॉर्टकट में लिखते हैं, ग्रेफाइट है, O2 है, गैस है, CO2 बना और इसका डेलेज है, डेलेज कितना है? -393, ठीक है। अब 3 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 2H2, 2 से मल्टीप्लाई है, O2, अरे बोलो 2H2O, तो क्या मेरा इसका डेलेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा? कितना हो गया बोलो? 570, ठीक है।
अब तीसरे वाले को माइनस करना मतलब उल्टा करना, समझा? माइनस करना मतलब उल्टा करना, ठीक है? उल्टा करके लिखो, CO2 इधर लिखेगा, 2 वाटर इधर लिखेगा, सही है ना? ये तो बैलेंस होना चाहिए था ना, यहाँ 2 लगना चाहिए था, हमसे छूट गया है, हमसे छूटा है, हाँ बुक में, ठीक है? बुक में है ना? हाँ सर, हाँ हमसे छूट, तो यहाँ 2 है। अब इसके बाद देखो CH3OH, CH3OH और प्लस 3/2O2, तो इसका डेलेच में 726 आ जाएगा। चलिए अब मेहनत करके सबको जोड़िए, तो हम बोल रहे सबको जोड़िए, यहाँ माइनस है लेकिन फिर भी बोल रहे जोड़िए, बोलो क्यों? ये माइनस के लिए तो उल्टा कर चुके। अब आप जोड़िए, देखिए क्या ये CO2 और 2H2O यहाँ CO2 और 2H2O से कटा, ठीक है? जरा ध्यान देना, O2 O2 2O2 और यहाँ 3/2O2, तो ये 3/2O2 से कट के ये दोनों कट के आधा बचेगा, बोलो बोलो। अब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? कार्बन, ग्रेफाइट, 2 हाइड्रोजन, हाफ ऑक्सीजन, ये बचा ना? और राइट हैंड साइड में बचा केवल CH3OH, वही है जो 4 नंबर का रिएक्शन है। तो इधर क्या करना, बोलो इधर क्या करना? सबको जोड़ देना है कि तीसरे वाले को माइनस करना है? सबको जोड़ना ही है, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिस इज हेसेस लॉ एंड लैप्लास। क्या तुमको समझ में आया? एक रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, या एक रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, या वो नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू ऑब्टेन किया जा रहा हो, दोनों केस में एंथैल्पी चेंज सेम होता है। अब हम लोग इसको एडजस्ट कैसे किए? 2 से मल्टीप्लाई किए तो सब में 2 से मल्टीप्लाई किए, उल्टा किए तो माइनस लगा दिए, ये कौन सा लॉ? लैप्लास लॉ। तो इस तरीके से भी आप न्यूमेरिकल्स हैंडल करते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए या खुद से भी बनाइए। इतना ही रहेगा आज, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। एंथैल्पी वाला पोर्शन खत्म है, अगले दिन एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।